हेलो एवरीवन। तो ये लेक्चर बेसिकली यूपीएससी इकोनॉमिक सीरीज का लेक्चर 4 होने वाला है। पिछले 3 लेक्चर तक हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स के सप्लाई का डिमांड कर्व वगैरह के बारे में देखा। इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, मार्केट सप्लाई एंड सप्लाई कर्व और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर आने वाला नेशनल इनकम अकाउंटिंग ये सब देखेंगे लोग। साथ ही हम लोग एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे लोग कि आखिर डेटा का यूज कैसे बढ़ रहा है, कैसे कंपनीज डेटा के यूज से बहुत अच्छे से ये प्रिडिक्ट कर पा रही हैं कि कौन से कंज्यूमर्स को क्या पसंद है, किस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाया जाए और किसका बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये सभी हम लोग देखेंगे लोग। तो ये लेक्चर बेसिकली कवर करेगा 3 टॉपिक्स को। पहला थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, दूसरा मार्केट सप्लाई एंड सप्लाई का, और नेशनल इनकम अकाउंटिंग का सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे लोग। ये बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर आता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर ये आएगा। पहले जो भी टॉपिक्स हम लोग देख रहे थे लोग वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स थे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। इसके अंदर हम लोग क्या बेसिकली पढ़ेंगे लोग कि हम लोग देखेंगे लोग कि बिजनेसेस कैसे डिसाइड करता है कि किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन लेवल कहाँ तक रखना है, कितना क्वांटिटी बनाना है, ताकि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा सके। यानी थ्योरी ऑफ फॉर्म के अंदर बिजनेसेस ट्राई करती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रोडक्शन लेवल कहाँ तक करना है और उसका प्राइसिंग क्या रखना है ताकि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा सके। मेन गोल क्या होता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना होता है उस पॉइंट तक के लिए जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू आपस में इक्वल हो जाए। ग्राफ में आप देख सकते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज टाइप का होता है। लाइक अगर आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, 2 प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये इंक्रीजिंग टाइप, हर एक नए प्रोडक्ट बनाने के लिए आपका मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज करेगा। और मार्जिनल रेवेन्यू डिक्रीज टाइप का होता है। शुरुआती प्रोडक्ट अगर कम सप्लाई है यानी उसको ज़्यादा प्राइस का बेच सकते हैं, लेकिन जब अधिक क्वांटिटी आ जाएगा तो वो रेवेन्यू हर एक एडिशनल क्वांटिटी के लिए रेवेन्यू घटते जाता है। तो सबसे बेस्ट पॉइंट वो होता है जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू इंटरसेक्ट करते हैं लोग। तो बिजनेसेस ये ट्राई करती है कि इस पॉइंट तक हमें प्रोडक्शन करना है ताकि जो मार्जिनल रेवेन्यू हमें मिल रहा हो वो मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा हो। इस केस में अगर मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा रहेगा तो प्रॉफिट होगा। इस पॉइंट पे जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट इंटरसेक्ट करता है, इस पॉइंट पे हमें एक एवरेज प्रॉफिट का वैल्यू मिल जाएगा, कुछ नॉमिनल सा प्रॉफिट हो रहा होगा। लेकिन अगर इसके बाद अगर हम लोग और क्वांटिटी अगर इंक्रीज करेंगे लोग तो उस केस में हमें लॉस होने लगेगा। इसलिए बिजनेसेस क्या ट्राई करता है कि अधिकतम उस क्वांटिटी तक ही प्रोडक्शन करना है जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट आपस में इंटरसेक्ट करें। अब देखते हैं मार्केट मार्केट स्ट्रक्चर्स कितने टाइप के होते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ फॉर्म्स कितने हैं मार्केट में, प्रोडक्ट टाइप कितने, एक प्रोडक्ट के कितने टाइप अवेलेबल हैं, कंपटीशन है कि नहीं, इसके आधार पे डिफरेंट टाइप के मार्केट में डिफरेंट टाइप के कंपटीशंस देखने को मिलते हैं। इसमें से पहला टाइप होता है परफेक्ट कंपटीशन का। परफेक्ट कंपटीशन बेसिकली ये है कि ये बताता है कि मार्केट में ओपन मार्केट टाइप का है। लाइक बहुत सारे बायर्स हैं और बहुत सारे सेलर्स हैं। सेम प्रोडक्ट के लिए बहुत सारे सेलर्स हैं। इसका दूसरा प्रॉपर्टी होता है कि प्रोडक्ट जो है वो होमोजेनस टाइप का है, लेकिन आई मीन कि प्रोडक्ट आइडेंटिकल टाइप का है। लेट्स से अगर आप वीट का एग्जांपल ले लो, तो एक मार्केट में वीट सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट्स हर किसी के पास मिल जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर एग्जांपल के रूप में अगर हम ले लें आईफोन, तो आईफोन या सिमिलर अगर हम एंड्रॉयड के फोन्स के लिए देखें तो लेट्स से सैमसंग, तो ये कंपनीज मतलब मार्केट में लिमिटेड है स्मार्टफ़ोन्स वाली कंपनी। और सबके पास ये पोटेंशियल नहीं है कि वो इतनी बड़ी कंपनीज़ खोलकर मार्केट में आ पाए अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए। तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि प्रोडक्ट होमोजेनस टाइप का होगा, बहुत सारे बायर्स और बहुत सारे सेलर्स होंगे लोग, जिसके कारण क्या होगा कि मतलब मार्केट में कोई एक कंपनी प्राइस डिसाइडिंग नहीं होगा। कोई एक कंपनी या कंपनी का जो भी कमिटी हो वो प्राइस डिसाइड नहीं कर पाएगा। प्राइस डिसाइड का मेन फैक्टर मार्केट के पास खुद ही होगा कि अगर नंबर ऑफ बायर्स ज़्यादा किसी ऑब्जेक्ट का डिमांड कर रहे हैं लोग तो प्राइस इंक्रीज कर जाएगा। अगर नंबर ऑफ डिमांड घटता है तो प्राइस अपने आप डिक्रीज कर जाएगा। तो परफेक्ट कंपटीशन में यही होता है कि बहुत सारे बायर्स और सेलर्स होंगे, होमोजेनस प्रोडक्ट्स होगा, और कोई भी फ्री एंट्री और एग्जिट कर लेगा। कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं होंगे फ्री एंट्री वगैरह के लिए या एग्जिट करने के लिए। कोई भी सप्लायर आराम से आसानी से एंटर कर सकता है और एग्जिट भी कर सकता है। और जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं मार्केट में, लेट्स से जो भी बायर्स हैं, जो भी सेलर्स हैं, इन सब का डेटा परफेक्टली, इन सब का इंफॉर्मेशन सबको अवेलेबल होना चाहिए। अब इन सब चीज़ों के कारण क्या होता है कि जो प्राइस टेकर्स होते हैं, लेट्स से जो भी सप्लायर्स हैं लोग,
उनको एक प्रिवेलिंग प्राइस ही एक्सेप्ट करना रहता है जो कि मार्केट खुद से डिसाइड करता है। लेट्स से आलू का एग्जांपल ले लो, अगर मार्केट में बहुत सारे सेलर्स होंगे तो बायर्स खुद से ही डिसाइड करेंगे लोग कि लाइक कितने तक 1 केजी का प्राइस कितने तक रखना नॉमिनल दिया जा सकता है। लेट्स से ₹25 रखा गया। सारे बायर्स इसी पे प्राइस पे खरीदेंगे लोग। कोई एक सेलर भी अगर ₹30 रखेगा तो कोई जाएगा ही नहीं उसके पास खरीदने। इसलिए होता है कि जब परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में होता है तो डिमांड कर्व परफेक्टली इलास्टिक होता है। इसका मतलब क्या कि अगर प्राइस को आप थोड़ा भी चेंज करोगे तो बायर्स जाएगा ही लोग नहीं खरीदने। लेट्स से अगर इंक्रीज करोगे तो बायर्स जाएगा लोग नहीं खरीदने, अगर डिक्रीज करोगे तो बहुत सारे बायर्स आ जाएंगे लोग खरीदने। तो परफेक्टली इलास्टिक का क्या मतलब होता है कि आपने थोड़ा सा चेंज किया प्राइस में, लेकिन उसके डिमांड में बहुत ज्यादा का चेंज आ गया, या तो बहुत ज्यादा ऊपर चला गया या बहुत ज्यादा नीचे चला गया। और इस मार्केट में मेन क्या है कि कंपटीशन मार्केट में प्राइस हमेशा कांस्टेंट रहता है जो कि मार्केट खुद से ही डिसाइड करता है। कुछ अदर टाइप के कंपटीशन जैसे मोनोपोली, इसमें मेन क्या होता है कि सिंगल सेलर कंट्रोल द मार्केट, होल मार्केट को एक सिंगल सेलर ही कंट्रोल करता है और वही प्राइस और क्वांटिटी को इन्फ्लुएंस करता है। अगर लेट्स से मार्केट में कोई लेट्स से अगर इंडिया में एक ही एयरलाइन रहता और किसी वो प्राइवेट कंपनी के हाथ में होता तो वो खुद से डिसाइड कर पाती कि लाइक मुझे कितना टिकट का प्राइस रखना है। कोई भी उसके पास कंपटीशन है नहीं, दूसरा कोई है ही नहीं एयरलाइन चलाने वाला, तो खुद से डिसाइड कर लेती। तो ऐसे कंपटीशन को मोनोपोली कहा जाता है। इसमें जो कंपनी होता है खुद से डिसाइड करेगी कि आखिर में टिकट का प्राइस क्या रखना है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज है जो कि बायर्स वगैरह है लोग, क्योंकि वो खुद से डिसाइड नहीं कर पाएंगे लोग, उनके पास ये कुछ भी उनके पास ऐसा नहीं होगा कि जिससे वो प्राइस को कम करा पा रहे हो। अगर कंपनी एक बार डिसाइड करती है कि नहीं मुझे इतने ही पैसे लेने हैं और लोगों को डिमांड है इस चीज़ का, तो वो किसी ना किसी तरह उतना पैसे देकर लेंगे ही लोग। दूसरा का होता है ओलिगोपोली टाइप का कंपटीशन। इसमें क्या होता है कि कुछ लार्ज फर्म्स डोमिनेट करती हैं और ये फर्म्स जैसे एग्जांपल लेट्स से अगर एयरलाइन का ही एग्जांपल है तो रियल केस में जैसे कुछ का एयरलाइंस भी कुछ गिने चुने लोगों के पास, कुछ गिने चुने कंपनीज के पास ही उनका लाइसेंस वगैरह है। लेट्स से अगर इंडिया में भी ज़्यादा ज़्यादा 3 या 5 के करीब में एयरलाइंस वाले कंपनीज होंगे लोग, तो उनके पास थोड़ा बहुत प्राइसिंग कंट्रोल करने का पावर आ जाता है। अगर वो सीक्रेट एग्रीमेंट जिसे कोलूजन कहते हैं, अगर ऐसा कुछ वो एग्रीमेंट कर ले लोग तो वो प्राइसिंग को खुद से कंट्रोल कर सकते हैं लोग। उसी तरह जो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स हैं लोग, इनकी भी संख्या काफ़ी कम है और सब सारे कंपनीज के पास ये पोटेंशियल नहीं है कि वो इस फील्ड में एंटर कर पाए लोग। इसलिए ओलिगोपोली कंपटीशन में क्या होता है कि कुछ फ्यू फर्म्स होते हैं जिनके पास प्राइसिंग कंट्रोल करने का पावर होता है। अगर वो मिसयूज करे लोग लाइक सीक्रेट एग्रीमेंट द्वारा, तो प्राइसिंग को वो खुद से मैनिपुलेट कर सकते हैं लोग। और एक लास्ट टाइप क्या होता है मोनोपोलिस्ट कंपटीशन। इसमें क्या होता है कि फर्म्स तो बहुत सारे होंगे, बहुत सारे कंपनीज होंगी, प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड होंगी लेकिन थोड़ा बहुत सिमिलर टाइप का होगा। और उन फर्म्स के उन कंपनीज के पास थोड़ा बहुत प्राइसिंग कंट्रोल करने का पावर भी होगा। जैसे रेस्टोरेंट, क्लॉथिंग ब्रांड्स, देखो रेस्टोरेंट बहुत सारे होंगे, उनके खाना कौन सा चीज़ें सर्व कर रहा है ये थोड़ा बहुत डिफरेंशिएटेड हो सकता है, लेकिन प्रोडक्ट उनका सिमिलर टाइप का ही होगा, थोड़ा बहुत टेस्ट का ही अंतर होगा। तो बहुत सारे फर्म्स होने के कारण जो मोनोपोली या ओलिगोपोली मार्केट का जो कंपटीशन होता है उतना तो प्राइसिंग कंट्रोल करने का पावर उनके पास नहीं होता है, लेकिन मोनोपोलिस्ट में थोड़ा बहुत उनके पास प्राइसिंग कंट्रोल करने का पावर होता है। एक समरी अगर हम लोग देखें लोग, तो परफेक्ट कंपटीशन में सेलर्स बहुत सारे होते हैं, मोनोपोली कंपटीशन में सेलर्स एक होता है, ओलिगोपोली में कुछ फॉर्म्स होते हैं, कुछ फ्यू फॉर्म्स होते हैं, मोनोपोलिस्ट में बहुत सारे होते हैं। फिर प्रोडक्ट का टाइप देखा जाए तो परफेक्ट कंपटीशन में आइडेंटिकल टाइप का प्रोडक्ट होता है, मोनोपोली में यूनिक टाइप का प्रोडक्ट होता है जो कि एक ही कंपनी बना रहा हो, ओलिगोपोली में सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट होते हैं जो कुछ कंपनी लेट्स से एक कंट्री में 5 से 6 कंपनी जैसे बना रहे हो। और मोनोपोलिस्ट कंपटीशन में प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड टाइप का होता है लेकिन बहुत सी चीजें सिमिलरिटी उसमें पाया जाता है। प्राइस कंट्रोल का पावर देखें तो परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कंट्रोल का पावर ना बायर्स के हाथ में होता है ना सेलर्स के हाथ में होता है, वो मार्केट खुद से डिसाइड करता है। मोनोपोली में प्राइस कंट्रोल का फुल पावर कंपनी के पास में होता है, ओलिगोपोली में मॉडरेट टाइप का पावर होता है कंपनी के पास में, और मोनोपोलिस्ट में थोड़ा बहुत पावर होता है। एंट्री देखा जाए तो परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी इंटर कर सकता है, मोनोपोली में इंटर करना बहुत डिफिकल्ट है।
ओलिगोपॉली में भी बहुत डिफिकल्ट है, और मोनोपोलिस्ट में उतना भी आसान भी है। मतलब इजी टाइप का ही आप मान सकते हैं कि लाइक मोनोपोलिस्ट कंपटीशन में थोड़ा बहुत आसान ही है दूसरे कंपटीशन में एंटर कर पाना। अब है मार्केट सप्लाई और सप्लाई कर्व, इसके बारे में देखना। मार्केट सप्लाई क्या करता है कि ये रिप्रेजेंट करता है टोटल क्वांटिटी ऑफ अ गुड्स फर्म्स आर विलिंग टू सप्लाई एट वेरियस प्राइस। मतलब मार्केट में जो डिफरेंट प्राइस पे लोग कोई ऑब्जेक्ट खरीदना चाहते हैं, उतने पर टोटल कितने गुड्स सप्लाई हो पा रहे हैं कंपनी के द्वारा, उसका ग्राफ मार्केट सप्लाई कर्व कहलाता है। मतलब लेट्स से आप देख लो कि स्मार्टफोन 10,000 में लगभग 500 के करीब सप्लाई किया जा सकता है। अगर कंपनीज 10,000 के रेंज में 500 के करीब स्मार्टफोन सप्लाई करना चाहती है, तो ये अगर हम लोग इसका ग्राफ बनाए लो कि 10,000 में लेट्स से 500 के करीब सप्लाई करना चाहती है, तो लेट्स से यहाँ पे आया। लेट्स से अब क्या हुआ कि जो मार्केट में बायर्स हैं वो सोचे कि नहीं, अब मेरे पास बाइंग का एबिलिटी बढ़ गया है, अब हम 12,000 तक खर्चा कर सकते हैं। तो जब 12,000 लोग खर्चा करने के लिए आएंगे लोग, तो कंपनीज को भी क्या लगेगा कि लोग पहले से ज्यादा 10,000 से 12,000 खर्चा कर रहे हैं लोग, यानी प्रॉफिट बढ़ने वाला है। जब प्रॉफिट बढ़ने वाला है, तो कंपनी भी क्या करेगी, प्रोडक्शन लेवल को इंक्रीज करेगी। लेट्स से अब 12,000 में कंपनी 600 स्मार्टफोन बेचने के लिए सप्लाई कर रही है। तो अगर इसी का ग्राफ हम लोग बनाए लो, तो वो होता है मार्केट सप्लाई कर्व। अब मार्केट सप्लाई कर्व स्लोपिंग अपवर्ड टाइप का होता है। क्यों? क्योंकि अगर जो भी बायर्स हैं लोग, वो अपना प्राइस का एबिलिटी बढ़ाते हैं लोग, तो जो कंपनीज होगा वो क्या सोचेगा कि अगर हम भी इंक्रीज करें सप्लाई को, तो पर ऑब्जेक्ट बनाने में जो मार्जिनल कॉस्ट आ रहा है, अगर सप्लाई अगर बायर्स का एबिलिटी बढ़ा हुआ है, तो मार्जिनल रेवेन्यू से अगर हम माइनस करके देखेंगे लोग, तो प्रॉफिट इंक्रीज करेगा। लेट से हम लोग पहले पेज पे क्या देखे थे लोग कि कंपनी ट्राई करता है तब तक प्रोडक्शन करना जब मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट आपस में कट करे। लेट से यहाँ पे कट कर रही है। अब क्या हुआ कि जो मार्केट में बायर्स हैं लोग, वो अपना प्राइसिंग पावर इंक्रीज कर रहा है लोग। यानी जो पहले बायर्स थे लोग, वो 10,000 तक में मोबाइल खरीदना चाहते थे लोग, अब वो चाहते लोग 12,000 तक भी मिले तो खरीद लेंगे लोग। तो जब 12,000 तक वो खरीदने के लिए रेडी हैं लोग, तो जो मार्जिनल कॉस्ट है वो मार्जिनल कॉस्ट अपवर्ड इंक्रीजिंग टाइप का होता है। अब है कि कंपनी जो पहले 10,000 तक बेच रही थी, 10,000 तक में 500 स्मार्टफोन सप्लाई कर रही थी, जब मार्जिनल कॉस्ट उनका, जैसे पहले पे हम लोग देखते लोग इंक्रीज कर रहा था, अब अगर स्मार्टफोन का दाम बाहर ज्यादा खर्चा करने के लिए रेडी है लोग, यानी अगर मार्जिनल कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ भी गया, फिर भी मार्जिनल रेवेन्यू से हम लोग घटा कर देखेंगे लोग, तो वो तो प्रॉफिट ही देगा। इसी कारण से जो सप्लाई कर होता है वो अपवर्ड इंक्रीजिंग टाइप का होता है। जैसे जैसे प्राइसिंग इंक्रीज करेगा, तो प्रॉफिट भी इंक्रीज करेगा थोड़ा बहुत, और उस कारण से कंपनी क्या सोचेगी कि थोड़ा बहुत और सप्लाई बढ़ा दिया जाए ताकि प्रॉफिट और ज्यादा सा मिल सके। अब मार्केट का होल टोटल सप्लाई कर कैसे निकाला जाता है, तो लेट्स से स्मार्टफोन मार्केट में बेचने वाली 5 कंपनीज हैं, तो सबका कुछ सारे पहले कंपनी का लेट्स से सप्लाई कर कुछ इस टाइप का, दूसरे का कुछ और ज्यादा सप्लाई कर पा रहा है, तो इन सबको कंबाइन करके जो फाइनल सप्लाई कर बनता है, वो होता है मार्केट सप्लाई कर। जैसे एक देखे लो कि एक कंपनी है जो 7 चॉकलेट सेल कर रही है, 7 चॉकलेट सप्लाई कर रही है एट अ प्राइस ऑफ 3, और 8 चॉकलेट सप्लाई कर रही है एट अ प्राइस ऑफ 5। ठीक है। दूसरा केस क्या है कि दूसरा कंपनी क्या है कि अब ये दूसरा कंपनी आया, वो लगभग 3 के करीब चॉकलेट सप्लाई कर रही है एट अ प्राइस ऑफ 3, और 5 के करीब चॉकलेट सप्लाई कर रही है एट अ प्राइस ऑफ 5। अब फाइनल मार्केट सप्लाई का कैसे निकलेगा, तो इन दोनों को जोड़ दो। ठीक है कि 3 के प्राइस के लेवल पे कितने चॉकलेट सप्लाई हो रहे हैं, तो फॉर्म 2 सप्लाई करेगा 3, और फॉर्म 1 सप्लाई करेगा 7, तो टोटल कितना होगा 10। यानी 3 के प्राइसिंग लेवल पे मार्केट में 10 चॉकलेट सप्लाई होंगे। और उसी तरह जब हम 5 के प्राइसिंग लेवल पर हम लोग देखेंगे लोग, तो एक कंपनी फॉर्म 2 सप्लाई करेगी 5 क्वांटिटी ऑफ चॉकलेट, और फॉर्म 1 सप्लाई करेगी 8। तो यानी टोटल क्या होगा कि 8 + 5 = 13, 13 के करीब क्वांटिटी का सप्लाई होगा एट अ प्राइस ऑफ 5। तो इन दोनों को कंबाइन करके जो ग्राफ बनेगा वो होगा मार्केट सप्लाई का। अब है मार्केट इक्विलिब्रियम।
मार्केट इक्विलिब्रियम तब आता है जब क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स द क्वांटिटी सप्लाइड। अगर मार्केट में किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का कितना डिमांड है और फर्म्स कितना सप्लाई कर रही है, ये दोनों इक्वल हो जाए तो उस समय मार्केट इक्विलिब्रियम का कंडीशन आता है। और इस कंडीशन में क्या होता है कि प्राइस जो होता है वो स्टेबल हो जाता है। लेट्स से मार्केट में किसी एक पर्टिकुलर बिस्कुट का डिमांड है 10 पैकेट का और सप्लाई भी 10 पैकेट का है, तो उस समय प्राइस जो होगा उसका स्टेबल हो जाएगा। लेट्स से इसका प्राइस 20 रुपया रखा गया है, 20 रुपये स्टेबल हो जाएगा। अब ये यही कहलाता है इक्विलिब्रियम प्राइस। जब यहाँ पे स्टेबल जाकर रुक गया 20 पे कि हाँ 20 रुपये में एक बिस्कुट मिलेगा, तो ये कहलाएगा इक्विलिब्रियम प्राइस। इसमें कोई मोटिवेशन नहीं होता चेंज करने के लिए कि 20 को चेंज करके 21 कर दे या घटा कराने से, कोई मोटिवेशन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जितना डिमांड है उतना ही सप्लाई है। ये मोटिवेशन तब आता है जब कोई एक्सटर्नल फैक्टर आ जाए मार्केट में जो कि डिमांड को चेंज कर दे या फिर सप्लाई को चेंज कर दे। लेट्स से कोई एक्सटर्नल फैक्टर क्या आ गया कि एक और बिस्कुट का कंपनी आ गया, वो क्या किया कोई और बिस्कुट बनाया, और इस जो पहले वाले बिस्कुट का डिमांड 10 रुपया 10 पैकेट का हो रहा था, ये घटकर 7 पैकेट करा गया और 3 डिमांड इसके तरफ चला गया। अब क्या हुआ कि डिमांड घट गया। जब डिमांड घट गया और सप्लाई उतना ही रहा, लेट्स से डिमांड घट के 7 हो गया और सप्लाई 10 है, 10 का सप्लाई है और डिमांड घट के 7 का हो गया। अब कंपनीज क्या करेंगे कि इसका प्राइस घटाएंगी ताकि लोग खरीद पाए, खरीदे उनका जो भी बिस्कुट वगैरह है वो उनका बिक पाए। तो वही है कि अगर डिमांड बढ़ जाएगा सप्लाई के कंपैरिजन में तो प्राइस इंक्रीज करेगा, और अगर सप्लाई इंक्रीज कर जाएगा डिमांड के कंपैरिजन में तो प्राइस घटेगा। अब है कि इक्विलिब्रियम विथ फिक्स नंबर ऑफ फॉर्म्स। अगर एक मार्केट में फॉर्म्स का संख्या कांस्टेंट रखा जाए तो इक्विलिब्रियम का कंडीशन देखना है हम लोग को उस केस में कि, और ये बेसिकली शॉर्ट टर्म के लिए होता है कि एक शॉर्ट टर्म में लेट से 10 दिन 15 दिन के अंदर आप एक दूसरा फॉर्म इंट्रोड्यूस नहीं करा सकते। तो इस केस में हमें इक्विलिब्रियम देखना है जब मार्केट में फॉर्म्स जो भी कंपनीज वगैरह है उनका नंबर फिक्स हो। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि मार्केट इक्विलिब्रियम तब आता है जब डिमांड इंटरसेक्ट कंबाइंड सप्लाई ऑफ फॉर्म्स। लेट्स से कंबाइंड सप्लाई ऑफ फॉर्म्स कुछ इस टाइप का है, डिमांड कुछ इस टाइप का है, तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वही होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट मार्केट इक्विलिब्रियम का। अब क्या है कि जो प्राइस एडजस्टमेंट है कि अगर चेंज हुआ सप्लाई और डिमांड में तो प्राइस को इफेक्ट करेगा। सप्लाई बढ़ जाएगा तो प्राइस घटेगा, और यहीं पे अगर डिमांड बढ़ जाएगा तो प्राइस भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। अब यही है कि जो नंबर ऑफ फॉर्म्स हैं वो शॉर्ट टर्म में फिक्स होता है। आप बहुत जल्दी चेंज नहीं कर सकते हो मार्केट में नंबर ऑफ फॉर्म्स का। लेट्स से मार्केट में 10 कंपनीज अभी ऑपरेट कर रही है। अब क्या हुआ कि एकदम से किसी पर्टिकुलर टाइप के वस्तु का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो अगले लेट्स से बहुत शॉर्ट टर्म 10 दिन के अंदर आप एक और नया फॉर्म इसमें इंट्रोड्यूस करा के गाढ़ा नहीं कर सकते हो। तो इस समय क्या करना रहता है कि अगर डिमांड बढ़ रहा है तो प्राइस खुद से इंक्रीज कर जाता है। सिमिलर कंडीशन में अगर 10 फॉर्म्स ही हैं और मार्केट में सप्लाई ज़्यादा हो गया, डिमांड उतना है नहीं, तो एकदम से एक कंपनी छोड़ के नहीं चली जाएगी मार्केट, वो रुकी रहेगी जब तक लॉस उसके बियरेबल रेंज से बाहर ना निकल जाए। तो वो रुकी रहेगी, लेट्स से 10 दिन के रेंज के अंदर तो वो निकलेगी नहीं, तो ये रुकी रहेगी। तो इस केस में क्या होगा कि प्राइस जो होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। अब क्या है कि इक्विलिब्रियम विथ फ्री एंट्री एंड एग्जिट, ये बेसिकली कब देखा जाता है कि जो भी फॉर्म्स वगैरह है लोग, वो लॉन्ग टर्म में मार्केट को छोड़ के भी जा सकता है लोग और ऐड भी हो सकता है लोग। कब होगा, लेट्स से सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ गया है मार्केट में किसी ऑब्जेक्ट का और डिमांड उतना है नहीं, तो प्राइस गिर गया होगा। जब प्राइस गिरेगा तो लॉस हो रहा होगा कंपनीज को। तो लॉन्ग टर्म में कंपनीज ज़्यादा अगर लॉस आ जाएगी तो क्या सोचेगा कि नहीं अब ये पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे नहीं, वो छोड़ के निकल जाएगी मार्केट को। और सिमिलरली इसके उल्टा कंडीशन में क्या होगा कि अगर डिमांड बहुत ज़्यादा होगा सप्लाई कम है तो बहुत ज़्यादा प्राइस इंक्रीज करेगा। प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगा तो कंपनीज को प्रॉफिट होगा। तो कुछ नए कंपनीज भी देखेंगे लोग कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को बनाने में प्रॉफिट ज़्यादा मिल सकता है, तो एक लॉन्ग टर्म में नए कंपनीज भी उसमें ऐड होंगे लोग।
और तब तक ऐड होते रहेंगे लोग जब तक कि प्रॉफिट एक नॉमिनल रेंज तक ना आ जाए। अगर एक्सेप्शनल हाई प्रॉफिट होता रहेगा तो कंपनीज ऐड होती रहेंगी बहुत सारी। लेकिन अगर एक नॉमिनल रेंज का प्रॉफिट आएगा तो कंपनी सोचेगी नहीं, अब तो नॉमिनल रेंज का प्रॉफिट हो रहा है तो इस फील्ड में एंटर करना कुछ ज्यादा वैल्यूएबल नहीं होगा। तो वही है कि प्रॉफिट न्यू फॉर्म्स को अट्रैक्ट करेगी और सप्लाई को इंक्रीज कर देगी, जिसके कारण जो प्राइस पहले बढ़ा हुआ था वो रिड्यूस कर जाएगा अनटिल अनलेस जब तक कि एक नॉर्मल प्रॉफिट रिमेन ना रह जाए तब तक कंपनीज ऐड होती रहेंगी। लेकिन अगर लॉसेज हो रहे होंगे तो ये अट्रैक्ट करेगा कि कंपनीज एग्जिट कर जाए। अब जैसे कंपनी एग्जिट करेगा तो सप्लाई रिड्यूस होगा, जैसे सप्लाई रिड्यूस होगा तो फिर से प्राइस अप होगा, इंक्रीज करते रहेगा। तो लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम में नॉर्मल प्रॉफिट्स आर अचीव्ड व्हेन सप्लाई मैचेस डिमांड। तो इसमें भी वही है कि जब सप्लाई लॉन्ग टर्म में भी फॉर्म्स एग्जिट कर रही है या फिर निकल जा रही है या फिर इंटर कर रही है, तब भी इस लॉन्ग टर्म में भी आप देखोगे कि जब सप्लाई और डिमांड इंटरसेक्ट करेगा, मैच कर जाएगा, उस समय एक नॉर्मल सा प्रॉफिट होगा। और उस समय जितनी कंपनीज रहेंगी वहीं उस प्रोडक्ट को आगे कंटिन्यू बनाते रहेंगे। अब हम लोग देखे लो कि डेटा का क्या इंपॉर्टेंस है प्रोडक्शन में। तो ट्रेडिशनल तरीका क्या था कि चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते थे: लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योरशिप। लेकिन आज के टाइम में डेटा भी एक इम्पोर्टेंट प्रोडक्शन रिसोर्स बन गया है। क्यों? क्योंकि कंपनीज क्या कर रही है कि कस्टमर का इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है और उसके हिसाब से वो एनालाइज करती है कि आखिर कस्टमर का बाइंग हैबिट क्या है, उनका प्रेफरेंस क्या है, वो किस लोकेशन से किस ऑब्जेक्ट को ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं लोग। बेसिकली उनका ऑनलाइन बिहेवियर ट्रैक करने का ट्राई कर रही है। और ये क्या है, ये कैसे हेल्प कर रहा है उन्हें? तो ये हेल्प कर रहा है प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने में, डिमांड को प्रिडिक्ट करने में, कौन से प्रोडक्ट का एडवर्टाइज करना है, इस चीज़ को इफेक्टिवली बताने में, लाइक। और इन सबके से मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्रॉफिट इससे इंक्रीज कराने में। एग्जाम्पल पे आप देखोगे तो जो ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है लाइक मीशो, फ्लिपकार्ट, ये प्रोडक्ट रिकमेंड करती है बेस्ड ऑन योर प्रीवियस परचेज। आपने प्रीवियसली क्या खरीदा था उसके हिसाब से ये प्रोडक्ट, नए प्रोडक्ट रिकमेंड करती है। अब हम लोग देखते हैं लोग कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन में देखेंगे लोग बस इस लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स एज फुल प्लेज के रूप में शुरू करेंगे लोग। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? तो अभी तक जो हम लोग देख रहे थे लोग वो बस इंडिविजुअल लेवल पर देख रहे थे लोग, एक बायर के रूप में, एक फर्म के रूप में, एक छोटे लेवल पे मार्केट के रूप में कि उसका डिमांड सप्लाई कर वगैरह देख रहे थे लोग। अब हम लोग देखेंगे लोग एज अ होल कंट्री के रूप में, जो फोकस करेगा नेशन वाइड इनकम, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, गवर्नमेंट पॉलिसीज वगैरह, इन सबको हम लोग एज इंक्लूड करके अब मैक्रो लेवल पर देखेंगे लोग। मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? तो ये थे जॉन मेनार्ड किनेस। इन्होंने अपना बुक लिखा था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में। उनका मेन आर्ग्यू क्या था कि गवर्नमेंट को स्पेंडिंग इंक्रीज करना चाहिए रिसेशन के समय पे। अगर मार्केट में रिसेशन आ रहा है तो गवर्नमेंट को स्पेंडिंग इंक्रीज करना चाहिए, और इससे क्या होगा कि इससे डिमांड बूस्ट होगा और एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। लेट से मार्केट में रिसेशन आ रहा है, रिसेशन आएगा तो लोगों के जॉब्स वगैरह जाने लगेंगे, लोगों के पास पैसे की कमी होने लगेगी। पैसे की कमी होने लगेगी तो वो बहुत सारी चीज़ें खरीदना छोड़ देंगे लोग। जो प्रोडक्ट्स हैं उनका डिमांड भी डिक्रीज होने लगेगा। जब डिमांड डिक्रीज होने लगेगा तो इकोनॉमी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट, इकोनॉमी बहुत ज़्यादा नीचे गिरने लगेगी। फॉर्म्स वगैरह जो भी एंटर किए हुए थे मार्केट में वो बंद होने शुरू हो जाएंगे। तो जॉन मेनार्ड कीनेस का क्या कहना था कि ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, कि उनको स्पेंडिंग को इंक्रीज करना चाहिए। गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि बहुत कम रेट पे लोन्स वगैरह देना शुरू कर दे। जब कम रेट पे लोन्स वगैरह मिलना शुरू होगा तो लोगों को भी क्या लगेगा कि अभी लोन लेना बहुत फायदे का बात है, तो लोग लोन लेंगे। लोग लोन आएगा तो उनके पास कुछ पैसे बढ़ेंगे। जब पैसे बढ़ेंगे तो वो थोड़े बहुत अपने जरूरत की वस्तु खरीदना भी शुरू करेंगे। लोग कुछ पार्टिकुलर टाइप प्रोडक्ट्स का डिमांड भी शुरू होगा, जिस कारण जो कंपनीज है जो बंद होने के कगार पे थी वो भी थोड़ा बहुत खुलने शुरू हो जाएगी। जब ये खुलेंगे लोग तो लोगों को फिर से जॉब वगैरह भी मिलने शुरू हो जाएंगे लोग। तो वही जॉन मेनार्ड कीनेस का कहना था कि अगर रिसेशन मार्केट में आ रहा है तो सरकार को स्पेंडिंग बढ़ाना चाहिए ताकि डिमांड बढ़ पाए, और जब डिमांड बढ़ेगा फर्म्स फिर से खुलेंगी तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल पाए।
अब है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स डेवलप क्यों हुआ, आखिर इसे पढ़ने की जरूरत क्या थी? तो इसका मेन रीजन था 1929 का जो ग्रेट डिप्रेशन आया था। ये ऐसा इस समय क्या था कि फैक्ट्रीज जो थी वो क्लोज होना शुरू हो गई थी। अब फैक्ट्रीज क्लोज होना शुरू हुआ तो लोगों के जॉब्स जाने लगे, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज कर गया। और अब फैक्ट्रीज क्लोज हुआ तो बहुत सारे प्रोडक्ट बनने, सप्लाई बंद हो गया, लेकिन आउटपुट फेल हुआ। अब जो ट्रेडिशनल थ्योरीज थे जो कि मार्केट वगैरह के बारे में डिस्कस करते थे, वो इस क्राइसिस को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। उस समय जो कीनेस थे, वो इंट्रोड्यूस किए आइडिया अबाउट एग्रीगेट डिमांड एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन। वो इस आइडिया को इंट्रोड्यूस किया जो अभी हम लोगों ने पहले ये आइडिया डिस्कस किया कि कैसे गवर्नमेंट अगर स्पेंडिंग इंक्रीज कर दे तो डिमांड और एम्प्लॉयमेंट दोनों को बूस्ट किया जा सकता है। अब मैक्रो इकोनॉमिक के इंट्रोडक्शन वगैरह हम लोगों ने देखा। अब हम लोग इसके कुछ इकोनॉमिक्स प्लेयर्स में के बारे में देखते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में मेन जो इकोनॉमिक्स प्लेयर्स आते लोग वो कौन कौन से हैं लोग। तो पहला है फॉर्म्स। ये क्या करेगी कि जो भी गुड्स और सर्विसेज है उसको प्रोड्यूस करेगी प्रॉफिट के लिए। ये लेबर को हायर करेगी। कैपिटल और लैंड जो इनके पास होगा उनका वो यूज करेगी। फिर आता है दूसरा इकोनॉमिक प्लेयर गवर्नमेंट। ये क्या करेगा कि कुछ लॉज इन्फोर्स करेगा ताकि प्राइस वगैरह कंट्रोल में रहे। पब्लिक गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करेगा जो कि सबको अवेलेबल होना चाहिए। और अंडरटेक्स प्रोडक्शन एंड टैक्सेशन, कुछ रूल्स वगैरह बनाएंगे ताकि कोई पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट का कितना लेवल तक प्रोडक्शन वगैरह आपको करना है, और उनका टैक्स वगैरह का रेजिम डिसाइड करेंगे। तीसरा इकोनॉमिक प्लेयर आता है हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर क्या होता होगा कि ये मतलब अपना कंजप्शन डिसीजन जो भी करना वो करती है। जो भी ये कमाई रहती है उसका सेविंग, और ये अर्न करती है। जो भी कंपनीज में लेट से कंपनीज में जो भी वेजेज उनको मिलता है उनसे वो अर्न करेगी। और लेट से अगर कंपनी प्रॉफिट में चल रही है तो इनको भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट अगर मिले तो वो प्रॉफिट भी ये अर्न करेगी। अब की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो सबसे पहला टर्म होता है जीडीपी। जीडीपी क्या होता है कि मेजर द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री। लेट्स से इंडिया हम लोग के कंट्री में एक साल के अंदर जो भी टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उसका मॉनेटरी वैल्यू मेजर करती है जीडीपी। अब अगर लेट्स से यूएसए का कोई कंपनी है जो इंडिया में एस्टेब्लिश है और यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट वगैरह बना रहा है, तो ये कंट्री के अंदर ही बना रहा है ना, तो इसका प्रोडक्शन का जो भी मॉनेटरी वैल्यू होगा वो जीडीपी में ऐड होगा। इसके अपोजिट अगर हम लोग देखेंगे तो जीएनपी क्या होता है कि कंट्री का बाउंड्री लेवल पर नहीं देखा जाता, ये देखा जाता है कि जो भी कंट्री के लोग हैं जिनको कंट्री का सिटीजनशिप है, वो एक साल के अंदर जो भी इनकम वो अर्न कर रहे हैं उसका टोटल मॉनेटरी वैल्यू कितना है। लेट से कोई रेजिडेंस जाकर कहीं जाकर यूएसए में कुछ काम करके अर्न कर रहा है यहाँ पे, तो इसका पैसा जीडीपी में इंक्लूड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये इंडिया के बाउंड्री का अंदर नहीं अर्न कर रहा है। लेकिन जीएनपी में इंक्लूड होगा। क्यों? क्योंकि इसकी नेशनैलिटी इंडियन है और ये भले बाहर जाके कमा रहा है, लेकिन ये ओरिजिनल रेजिडेंस इंडिया का है, इसलिए जीएनपी में इसका मॉनेटरी वैल्यू इंक्लूड होगा। और तीसरा क्या मेंटेन होता है, प्राइस इंडाइसिस का। प्राइस इंडाइसिस क्या बताता है कि ये मेजर करता है चेंजेस इन एवरेज प्राइस ओवर टाइम। टाइम के हिसाब से जो प्राइस एवरेज प्राइस में क्या चेंज आ रहा है। लेट से 2010 में 1 केजी चावल का दाम लेट से 20 रुपया था। अगर 2022 में 1 केजी चावल का दाम लेट से 25 रुपया हो जाए, तो ये इंडाइसिस यही बताता है कि एवरेज प्राइस ओवर द टाइम क्या चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे 5 रुपये का चेंज आ रहा है 12 साल के अंदर। यहाँ पे 10 से 22 हुआ तो 12 साल के अंदर 5 रुपये का चेंज आ गया। अब प्राइस इंडाइसिस का यूज किया जाता है इन्फ्लेशन को मेजर करने में, परचेजिंग पावर को कंपेयर करने में। क्योंकि पहले 2010 में लोग 20 रुपये में ही 1 केजी खरीद ले रहे थे, लेकिन 2022 में आपको 1 केजी लेने के लिए ही 25 रुपये देने पड़ रहे हैं। लेकिन यानी इसका मतलब क्या, आपका परचेजिंग पावर घटा है पहले से। अब ये प्राइस इंडेक्सेस हेल्प करता है गवर्नमेंट को पॉलिसीज बनाने में कि अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो कौन से ऐसे पॉलिसीज बनाए जाए ताकि इन्फ्लेशन को रोका जा सके। टैक्सेशन वगैरह डिसाइड करने में कि कौन से प्रोडक्ट पर टैक्स वगैरह बढ़ाया जाए, कौन किससे घटाया जाए ताकि इन्फ्लेशन को
मतलब एक रीजनेबल रेंज में रखा जा सके। जीडीपी का लिमिटेशन देखना है। जीडीपी क्या था कि कंट्री के अंदर एक साल के अंदर जितने भी प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उनका टोटल मॉनेटरी वैल्यू। ठीक है। अब क्या है कि जीडीपी नॉट अ परफेक्ट इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर। लेट से किसी कंट्री का जीडीपी 5 लाख करोड़ है और किसी कंट्री का जीडीपी 10 लाख करोड़ है, तो क्या ये वैल्यू देख के सीधे हम ये कह सकते हैं कि सेकंड कंट्री के लोग ज्यादा खुशहाल होंगे लोग? तो नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। वही बता रहा है कि जीडीपी इज नॉट अ परफेक्ट इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर। क्यों? क्योंकि जीडीपी टोटल मॉनेटरी वैल्यू आपको एक बार में बता देगा, ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बताएगा। लेट से इस कंट्री के सारे लोगों के पास इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन लगभग इक्वल तरीके से इनकम डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, लेकिन इस कंट्री के 5% लोगों के पास टोटल 90% इनकम है। 5% लोगों के पास टोटल 90% इनकम है और 95% लोगों के पास बाकी 10% का इनकम है। तो यानी जो धनी है वो बहुत ज्यादा धनी है और जो गरीब है वो बहुत ज्यादा गरीब है। तो यही है कि जीडीपी का ज्यादा होना परफेक्ट, मतलब वहां पे एक लोग खुशहाल है ये डिनोट नहीं करता है। दूसरा क्या है कि जीडीपी एक्सटर्नैलिटीज को इग्नोर करती है जो कि सोसाइटी पर या फिर इन्वायरमेंट पे पड़ता है। लेट्स से अगर 10 लाख ज्यादा दिख रहा है लेकिन पता चले इस कंट्री में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, एजुकेशन ठीक नहीं है, वगैरह वगैरह, हेल्थ केयर की सर्विसेज भी ठीक नहीं है, लेकिन इस कंट्री में 5 लाख ही जीडीपी है, लेकिन पॉल्यूशन उतना रीजनेबल रेंज तक नहीं बढ़ा है, एक लिमिट में रखा गया है उसको, हेल्थ केयर सर्विसेज ठीक है, फिर से एजुकेशन वगैरह के लिए सुविधा ठीक है। एक और क्या फैक्टर है कि जीडीपी कभी भी ये कैलकुलेट नहीं करता है जो कि हाउस होल्ड वर्क जैसे किए जाते हैं। लेट्स से वुमेन्स वगैरह घर में खाना बना रही हैं, तो उनका कंट्रीब्यूशन मॉनेटरी वैल्यू में कभी भी जीडीपी में ऐड नहीं होता है। तो इन सब चीजों को अगर देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि जीडीपी वेलफेयर का परफेक्ट इंडिकेटर नहीं है। अभी तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उसका एक समरी हम लोग क्या समझ सकते हैं लोग, कि थ्योरी ऑफ फॉर्म्स एक्सप्लेन करता है कि बिजनेसेस कैसे डिसाइड करें प्राइसिंग और प्रोडक्शन लेवल को, कितने ऑब्जेक्ट कितने प्रोडक्शन, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कितना क्वांटिटी बनाना है, प्राइस क्या रखना है, ये डिसाइड करना ही थ्योरी ऑफ फॉर्म्स के अंदर आता है। दूसरा देखिए कि परफेक्ट कंपटीशन इन अदर मार्केट स्ट्रक्चर प्ले अ क्रूशियल रोल इन डिटरमाइनिंग मार्केट स्ट्रक्चर्स। अगर परफेक्ट कंपटीशन होगा तो लोगों के पास थोड़ा बहुत प्राइसिंग को कंट्रोल करने का पावर होगा, मार्केट खुद से डिसाइड करेगा। लेकिन अगर दूसरे तरीके के मार्केट स्ट्रक्चर्स होंगे, लेट्स से मोनोपोली हो गया, तो जो बायर्स होंगे वो सफर करेंगे, लोग सेलर्स के हाथ में पूरा कंट्रोल होगा प्राइस को कंट्रोल करने का। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग क्या देखे लोग, कि डेटा हैज बिकम अ क्रूशियल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन डिजिटल वर्ल्ड। डिजिटल वर्ल्ड में डेटा क्रूशियल फैक्टर कैसे बना हुआ है, क्योंकि ये कंपनीज को बताती है कि आखिर जो भी बाहर से हैं लोग उनका थॉट किस टाइप है, वो किस प्रोडक्ट को ज्यादा लेना चाहते हैं लोग, वो किसी प्रोडक्ट को में और क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं लोग। इसी कारण से जो डेटा के थ्रू वो रिव्यूज वगैरह वो कलेक्ट कर लेते हैं लोग और इससे अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव करने का ट्राई करते हैं लोग। तीसरा है मैक मैक चौथा पॉइंट क्या है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स फोकस ऑन ब्रॉडर इकोनॉमी, एनालाइज की प्लेयर्स एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। तो अभी तक प्रीवियस हम लोग जो देखा था वो था माइक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स। अब हम लोग शुरू करने करेंगे लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक, जिसमें जो पूरे एक कंट्री लेवल पर डिस्कस करेंगे लोग, इसके की प्लेयर्स क्या हैं और डिफरेंट टाइप के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी आगे डिस्कस करेंगे लोग, जो आपको बताएंगे कि लाइक एक पूरे कंट्री लेवल पर वेलफेयर को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, गवर्नमेंट कैसे डिफरेंट टाइप के रूल एंड रेगुलेशन से और टैक्सेशन द्वारा लोगों के वेलफेयर को बढ़ा सकती है, डिप्रेशन रिसेशन जैसे कंडीशन को कैसे ओवरकम किया जाता है। आगे और भी लेक्चर हम लोग इन सारी बातों के बारे में और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे लोग। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।